हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम अपने CSPA सब्जेक्ट का यूनिट 4 का लेक्चर 6 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोडे प्लॉट। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टू अंडरस्टैंड द बोडे प्लॉट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें आप बोडे प्लॉट सीख पाएंगे। ठीक है, हम देखिए अब तक हम टाइम रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारा टाइम रिस्पॉन्स कैसा होता है। हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में देखा है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में। ठीक है, आप वो अच्छे से वो लेक्चर देखिए। फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप उन लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। आज हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम टाइम रिस्पॉन्स को छोड़ के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टेक्निक क्या होती है? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टेक्निक एक एनालिसिस करती है सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीफोन, हमारा वाईफाई सेटअप, हमारे रडार्स, ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टेक्निक पे काम करते हैं। ये नाइक्विस्ट और बोडे प्लॉट, इसके बाद जो लेक्चर होगा वो नाइक्विस्ट प्लॉट का होगा। ये नाइक्विस्ट और बोडे प्लॉट 1930 में आए थे और ये बहुत पुरानी टेक्निक है, ओल्डर देन रूट लोकस। रूट लोकस भी एक तरीका है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को देखने का, स्टेबिलिटी बताता है। उससे भी पहले ये बोडे प्लॉट हमारा 1930 में आ चुका था। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टेक्निक में हम रेडियो टेलीस्कोप के बारे में पूरी एनालिसिस कर सकते हैं। रेडियो टेलीस्कोप मतलब जिनसे हम दूर के तारे स्टार्स देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, वो रेडियो टेलीस्कोप्स कहलाते हैं। उनमें प्रिसीजन और मैथमेटिक्स मॉडलिंग इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से पता चलता है। ठीक है, अगर हम बात करें इंजीनियर्स क्या करते हैं, लाइक वी आर बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हम लोग मेजर्स करते हैं वाइब्रेशन, एंटीनास के वाइब्रेशन को, बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम को। जैसे आप कह सकते हैं कि आपके घरों में जो बूफर्स लगे हुए हैं, जो आपका ऑडियो सिस्टम होता है, वो भी कहीं ना कहीं बोडे प्लॉट पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई अच्छा म्यूज़िक सिस्टम खरीदेंगे, अगर आप कोई अच्छा म्यूज़िक सिस्टम होगा तो उस म्यूज़िक सिस्टम का ब्रोशर होगा, उस पर कई सारे बोर्डे प्लॉट बने रहते हैं, तो वो बताता है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका कैसा है। ठीक है, आज हम क्या चैप्टर में, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, हम क्या क्या जान पाएंगे। हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की डेफिनेशंस देखेंगे, हम जानेंगे कि हमारा प्लॉट कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को प्लॉट कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टेबिलिटी जानने में कैसे यूज़ होता है, और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को स्टेबिलिटी स्पेसिफिकेशन में कैसे यूज़ करते हैं उसके डिज़ाइनिंग में। ठीक है, एडवांटेज क्या है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टेक्निक के, कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन को मॉडलिंग कर सकता है किसी फिजिकल डाटा से। ये कंपनसेटर और स्टडी स्टेट एरर और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट को बताता है, या डिज़ाइनिंग में काम आता है कंपेरेटर्स के, जो कंपेयर करते हैं कंपनसेटर्स के। स्टेबिलिटी बताता है सिस्टम की, सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का यही मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होके किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी जान रहे हैं और उसके बारे में फिजिकल एनालिसिस भी कर रहे हैं उसके फिजिकल सिस्टम से। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक माइक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माइक, तो आपके पास कोई माइक है, उस माइक की एनालिसिस कैसे कर सकते हैं आप? उसमें नॉइज़ कम हो, उसमें नॉइज़ बहुत कम हो, उसमें आप क्लियर वॉइस आ रही हो, यही सब तो देखते हैं आप। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इन चीज़ों को डिज़ाइनिंग बिफोर दी माइक, डिज़ाइन करने से पहले बताता है कि ये चीज़ें क्या होंगी। ठीक है, साइनोसॉइडल्स इनपुट में उनके रिस्पॉन्स बताएगा सेम फ्रीक्वेंसी पे, कि आप ये वाला इनपुट लगाओगे तो ये आएगा, ये वाला इनपुट लगाओगे तो ये आएगा। ठीक है, फेज़ और एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड को बताता है कि आप ये वाला इनपुट, जैसे आप स्टेप इनपुट लगाओगे तो ये आपका आउटपुट मिलने वाला है, और ये वाला इनपुट लगाओगे तो ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और कई सारे फ्रीक्वेंसी के डिफरेंसेस को बताता है। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता क्या है। देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एक सिस्टम है, एक ही सिस्टम बीच में आपको दिख रहा होगा। इस सिस्टम का मैग्नीट्यूड एम ओमेगा है। कितना है? एम ओमेगा। किसी ओमेगा फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, उसका फेज़ कितना है इस सिस्टम का? ओमेगा।
फेज़ क्या है 5/ω। ठीक है, इस सिस्टम में हमने कोई एक इनपुट लगाया जो एम आई है, एम आई उसका मैग्नीट्यूड क्या है एम आई ओमेगा, और उसका जो फेज़ है वो 5I ओमेगा है। इसको समझिए, आप अंडरस्टैंडिंग करिए, ऐसे ही इंजीनियरिंग होती है कि हम कोई सिस्टम लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे काम कर रहे हैं सब, सेम फ्रीक्वेंसी पे। तो ये ओमेगा पे इसका मैग्नीट्यूड एम आई है, इसका ओमेगा पे मैग्नीट्यूड एम है, और बाद में इन्होंने क्या दिया, एम आउटपुट एम ओ दिया और 5 नॉट दिया। तो ये जो एम नॉट होगा, ये एम नॉट दोनों जो आपने इनपुट दिया है, जो आपने इनपुट दिया उस इनपुट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इनपुट क्या था आपका एम आई, और आपका किस जो सिस्टम का मैग्नीट्यूड था वो कितना था एम, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे एम नॉट बनेंगे। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड के बारे में हो गई। और फेज़ के बारे में, फेज़ इनका जुड़ जाता है, जो एफ नॉट होगा वो कितना होगा, एफ इनपुट क्या था एफ आई प्लस आउट, और आपका सिस्टम का क्या था फाई, तो दोनों जुड़ के आउटपुट आपका फेज़ आ गया। ठीक है, आउटपुट आपका फेज़ आ गया। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखिए, देखिए मैग्नीट्यूड और फेज़ के बारे में। इसका मैग्नीट्यूड एम नॉट क्या है एम आई ओमेगा मल्टीप्लाई विद एम ओमेगा, और फेज़ क्या है फेज़ एडिशन हो गया है। ठीक है, ऐसे अगर हम ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम किसी का भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकाल सकते हैं। ऐसे ही निकालते हैं, कोई क्वेश्चन होंगे उसमें समझ में आएगा कि कोई साइनोसॉइडल इनपुट दे दिया जाएगा, और किसी सिस्टम का जो इनपुट होगा, मतलब जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा या मैग्नीट्यूड होगा, उसमें वो जुड़ जाएगा और फेज़ में वो एंगल जुड़ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई होगा, फेज़ में वो जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं। तो यहाँ से हम इस सिस्टम का भी पता कर सकते हैं, एम ओमेगा पता कर सकते हैं यहाँ से, और फाई भी पता कर सकते हैं सिस्टम का भी। ठीक है, ऐसे करके हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट क्या होते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी, ये बोडे प्लॉट जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट ही है। प्लॉट का मतलब एक ग्राफ, एक डायग्राम है, जो इसको बोडे प्लॉट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है लॉगरिथमिक प्लॉट भी कहते हैं। इसको लॉगरिथमिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लॉग का एक एक्सिस यूज़ होती है, लॉग एक्सिस यूज़ होती है, इसलिए लॉगरिथमिक प्लॉट कहते हैं। और अप्रॉक्सीमेशन प्लॉट भी कहते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता, ये अप्रॉक्स के लगभग होता है, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन प्लॉट भी कहते हैं। ठीक है, पोलर प्लॉट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और लॉग मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज एंगल ये हम देखेंगे आज। ठीक है, लॉगरिथमिक प्लॉट फ्रीक्वेंसी स्केल क्या होते हैं, देखिए दो तरीके के लॉगरिथमिक स्केल होते हैं, एक डिकेड होता है और एक ऑक्टेव होता है। डिकेड का मतलब जो 10 की दूरी होगी, डिकेड मतलब 10 का दूरी उसमें। ऑक्टेव का मतलब, ऑक्टेव जो होता है, ऑक्टेव से समझ सकते हैं आप, ये देखिए 1 डिकेड का मतलब है ये 10 से 20 के बीच में कितनी दूरी है, 10 20 से 50, मतलब एक डिकेड में जो है 100, जैसे होता है ना $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ऐसे ही एक डिकेड में 100 इनपुट होते हैं, मतलब 100 डिवीज़न होते हैं। और ऑक्टेव में 500 से 1000 यानी 500 स्केल होता है। ठीक है, ये लॉगरिथमिक प्लॉट है। ठीक है, ये इसमें हम ऐसे ऑक्टेव में दे रखी होगी आपको या डिकेड में दे रखी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। डिकेड का मतलब है log 10 बेस होता है, और ऑक्टेव का मतलब है log 2। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए log 10 का मतलब क्या है, log 10 बेस पर 10 का मतलब क्या है 1, और 100 का मतलब क्या है 2, 1000 का मतलब क्या है 3, ये तो जानते होंगे आप। और log 2 पर देखेंगे आप वही वैल्यू, तो log 2 पर 500 की वैल्यू क्या होगी, 500 की वैल्यू जो होगी वो होगी 100 आप कर लीजिए 100/2 कर लीजिए, 1000/2 कर लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 1 - log 2 कर दीजिए, तो ऐसे ऐसे वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है, सिंपल है। अब बोडे प्लॉट ड्रॉ कैसे होता है, देखिए बोडे प्लॉट में जैसे आपको कोई ट्रांसफ़र फंक्शन दे दिया, मैंने आपको ट्रांसफ़र फंक्शन दे दिया KS+1/S+2S+3, ये क्या है, एक ट्रांसफ़र फंक्शन है। अब देखिए ट्रांसफ़र फंक्शन में क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, एक तो आपका K दिख रहा होगा, ये गेन है इसका, S+1 यानी ये क्या है 0 है, ये पोल्स हैं -2 और -3 पे क्या है पोल्स हैं, ये तो जानते होंगे पोल
एक गेन कांस्टेंट, एक आपका कांस्टेंट वैल्यू जैसे गेन बोलते हैं, एक पोल होता है, एक ज़ीरो होता है, इन्हीं पे हम ड्रॉ करते हैं बोडे प्लॉट। तो पहला फैक्टर जो है वो है कॉन्स्ट के बारे में, के के बारे में। तो देखिए फैक्टर ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन, क्या क्या फैक्टर्स होंगे। अगर देखिए कांस्टेंट टर्म के होगा, एक जीरो हो सकता है जिसको डिफरेंशिएटर कहते हैं। एस का मतलब डिफरेंशिएटर क्यों होता है, क्योंकि किसी डी बाई डी टी और एक्स टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एस लिख दीजिए, एस एक्सेस लिख दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। और इंटीग्रेशन होता, इस एक्स टी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/s एक्सेस आ जाता है। ये तो थ्योरम थी, ये लाप्लास के फंडे हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इनको, ठीक है। डिफरेंशिएटर का मतलब क्या होता है, एस। तो प्योर डिफरेंशिएटर या जीरो, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू जीरो ही होती है। प्योर इंटीग्रेटर का क्या मतलब है, पोल एट ओरिजिन। और प्योर डिफरेंशिएटर का क्या मतलब है, पोल जीरो एट ओरिजिन। फर्स्ट ऑर्डर टर्म का क्या मतलब होगा, 1+s। जैसे देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम कोई ट्रांसफ़र फंक्शन ले रहे हैं तो उसमें के s+1 ध्यान समझिएगा, और नीचे लिखा हमने s+2 और s+3, ठीक है। और यहाँ पे कोई s² लिख दिया। तो ये जो k है तो कांस्टेंट टर्म है, ये गेन है। ये s जो सिंगल लिखा हुआ ये क्या है, जीरो एट ओरिजिन। ये क्या है, पोल एट ओरिजिन s²। ये क्या है, पोल एट एनी वैल्यू -1 पे, सॉरी जीरो है -1 पे। ये 2 क्या है, ये -2 पे पोल है। ये क्या है, -3 पे एक पोल है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो कांस्टेंट टर्म आएगी, जीरो एट ओरिजिन आएगा, पोल एट ओरिजिन आएगा, और फर्स्ट ऑर्डर टर्म आएंगे जीरो एट रियल एक्सेस, जो मैंने अभी आपको बताया ही क्या है, ज़ीरो। तो ऐसे ही 0 1+s, पोल एट रियल एक्सेस 1+s, और सेकेंड ऑर्डर कॉम्प्लेक्स जीरो होगा तो ऊपर आएगा, और कॉम्प्लेक्स पोल होगा तो नीचे आएगा। बस ये आपको बोडे प्लॉट इज़ अ वेरी सिंपल, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफ़र फंक्शन में क्या क्या चीज़ दे रखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पहचानना है क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या चीज़ है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कांस्टेंट के होगा तो बोडे प्लॉट कैसा ड्रॉ होता है। ये है आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट, और ये है आपका फेज़ प्लॉट। तो मैग्नीट्यूड में तो ये जितनी उसकी कोई फेज़, कोई उसमें स्लोप नहीं होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लॉट इज़ अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं होगा उसमें। जैसे के दे दिया आपका 10, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे 20 log 10, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 20 वैल्यू पे आ जाएगा, ये 20 वैल्यू पे यहाँ आ जाएगा। ऐसे मतलब कांस्टेंट जो वैल्यू होगी वो सिर्फ जो वैल्यू होगी वहीं पे वो प्लॉट आ जाएगा, ठीक है। फेज़ में इसकी कोई ज़ीरो होती है, कांस्टेंट एट ज़ीरो एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका कोई भी फेज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कोई भी क्या होता है, फेज़ नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये हो गई कांस्टेंट के बारे में जानकारी। अब देखो प्योर इंटीग्रेटर 1/s का क्या मतलब है, प्योर इंटीग्रेटर का मतलब है कि वहाँ पर पोल कितने हैं, किस पर, आपका ओरिजिन पे पोल कितने हैं, पोल ओरिजिन पे कितने हैं, ठीक है। तो पोल एट ओरिजिन पे क्या मतलब है कि इसका जो स्लोप होता है, ये देखो मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये फेज़ प्लॉट है। तो मैग्नीट्यूड पे जो स्लोप होता है वो -20 dV इंटू एन लिखते हैं। एन का मतलब क्या है, अगर एक पोल है, अगर से एक पोल है तो एन की वैल्यू 1, दो पोल है तो 2, अगर एन की वैल्यू 1 है तो कितना वो आएगा आपका स्लोप कितना आएगा, -20 dV। तो माइनस देखिए ये जो 0 20 +40 -20 -40 ये क्या है, ये आपके स्लोप हैं, स्लोप के बारे में दे रखा है। तो ये अगर 0 पॉइंट, और ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है। तो 0.1 पर जो आपका प्लॉट होगा वो यहाँ पर होगा 20 पे, 1 पे यहाँ पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि -20 log 0.1 लिखो आप, तो क्या वैल्यू आएगी, -0.1 लिखोगे आप तो 10 बेस पे। तो 10 का मतलब 0.1 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 को तो लिखते हैं, क्योंकि 1/10 की वैल्यू क्या होती है 0.1। तो ये -1 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा +20, और 1 log 10 की वैल्यू 1 होती है तो +20। अगर आप 1 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, 0 पहुँच जाएगा। 10 रखेंगे तो -20 हो जाएगा। देखिए 1 पे कितनी है 0, और -20 पे 10 पे कितनी है, ऐसे करके हम स्लोप निकालते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा 20 dV इंटू एन, ये फॉर्मूला है किस पे, जब पोल्स दिए गए हों, ठीक है। और इसकी जो फेस प्लॉट में देखेंगे तो -90 इंटू एन,
अगर 1 है पोल तो 1 रखिए तो कितना एंगल आएगा, -20, -90। 2 हैं तो -180 पे आ जाएगा। तो देखिए अगर 0.1 -90 इंटू, और ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, -90 पे ही आ रहा है, ये हमेशा -90 ही स्लोप दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 1/s का क्या मतलब होता है, 1/j ω। एस की जगह रखो आप 1/j ω, एस की जगह क्या रखो 1/j ω, और जे का मतलब जे की वैल्यू कितनी होती है, 90 होती है, तो ऊपर जाके ये -j होगा, तो -j का मतलब -90। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बार बार आराम से देखिए, वीडियोस को स्लो मोड में देखिए, पॉज करके बार बार रिपीट करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्योर डिफरेंशिएटर, प्योर डिफरेंशिएटर का क्या मतलब है? प्योर डिफरेंशिएटर का मतलब ये है कि जो पोल हमारा और जो जीरो है हमारा वो ओरिजिन पे, प्योर डिफरेंशिएटर मतलब ज़ीरो एट ओरिजिन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 20 dB इंटू एन होता है, ठीक है, dB इंटू एन। एन की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो +20 आएगा, एन की वैल्यू 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो +40 आएगा, लेकिन सॉरी +20 लॉग ओमेगा होता है, +20 लॉग ओमेगा होता है। एन और इंटू एन लगा दीजिए, 20 इंटू एन, ठीक है। अब आप देख लीजिए 20 इंटू एन, अगर जैसे एन की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 रख दी तो +20 हो गया लॉग ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 0.1 रखता हूँ, 0.1 का क्या मतलब है, -10⁻⁻1, तो ये क्या हो जाएगा, -20 dB हो जाएगा। अगर 10 रखूँगा तो ये 20 हो जाएगा। तो यहीं पे जो जो वैल्यू आप रखोगे +20 इंटू एन लॉग ओमेगा याद रखिए, और ओमेगा की वैल्यू रखते चलिए। अभी देखिए यहाँ पे 1, और यहाँ एन की वैल्यू तो यहाँ पे हमेशा के लिए 1 ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन पे है, ये डिफरेंशिएटर मतलब ये 0। तो 0.1 पे क्या आएगी, -20, 1 पे क्या आएगी 0, 10 पे क्या आएगी 20, और 100 पे क्या आएगा 40। और इसका जो स्लोप है वो होता है 20 इंटू सॉरी +90 इंटू एन इंटू ओमेगा, ओमेगा भी नहीं सिर्फ ये, ठीक है, +90 इंटू एन। तो आपने ये रहा फेज एंगल इज +90 लाइन विथ स्लोप। अगर एक है तो 1 +90 हो जाएगा, और हमेशा अगर 2 हैं तो +180 पे पहुँच जाएगा। जनरली अगर एक 0 है तो ये +90 पे ही रहेगा, जैसे वो रह रहा था ये 0 वाला, ये आपका ये हमेशा -90 पे ही रहता है इंटीग्रेटर, ठीक है। इंटीग्रेटर का मतलब होता है पोल और डिफरेंशिएटर का मतलब होता है ज़ीरो, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर क्या है। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है ज़ीरो एट रियल एक्सिस और ज़ीरो एट रियल एक्सिस। जीरो एट रियल एक्सिस का क्या मतलब है कि आपका कोई भी वन, जैसे K(S)(1+S), तो अगर ये ज़ीरो कहाँ पर है, -1 पे है, तो -1 पे देखेंगे आप तो सिंपल है आपका फॉर्मूला कि आप पहले तो जहाँ पर K ख़त्म, पहले तो आप K का देखेंगे स्लोप कहाँ तक पहुँचा, फिर आप देखेंगे कि वो ओरिजिन पे स्लोप है कि नहीं, ज़ीरो है कि नहीं, ज़ीरो पे पोल ज़ीरो पे है कि नहीं, उसके बाद देखेंगे आप कि रियल एक्सिस पे ये है कि नहीं, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट एट रियल एक्सिस, देखिए कहने का मतलब ये है हमारा कि हम ज़ीरो देख रहे हैं किसी कांस्टेंट, मतलब एक तरीके से रियल एक्सिस पे ज़ीरो दे रखा है, कुछ भी हो सकता है, S+5 हो सकता है, S+2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 1+S लेके हम कर रहे हैं। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड वो होती है वो +20 dB पर डिकेड होता है, +20 dB पर डिकेड, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर 20 dB पर जैसे आप जो फार्मूला है वो तो ये है ज़ीरोज़ के लिए कि +20 इंटू एन लॉग ओमेगा ही रखिए, ठीक है। ज़ीरो के लिए हमेशा यही फार्मूला रखिए। अगर n बराबर 1 है और लॉग ओमेगा रख दीजिए 0.1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, +20 लॉग 0.1 आप रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.10 इंटू -20। देखिए मैं आपको एक डिटेल में बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम लो फ्रिक्वेंसी, हम पहले क्या है कॉर्नर फ्रिक्वेंसी निकालते हैं ना, जहाँ पे कॉर्नर फ्रिक्वेंसी का मतलब यहाँ है जहाँ पर आपके पोल होंगे, जैसे S+5 दे रखा है और S+10 दे रखा है, ठीक है। तो -5 क्या है कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, -10 क्या है कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। इससे पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ज़ीरो फ्रिक्वेंसी, देखिए ज़ीरो इसका मैग्नीट्यूड होगा। इसके बाद ये +20
+20 dV पर डिकेड से बढ़ता जाएगा पॉइंट, या फिर कह सकते हैं +20 लॉग ओमेगा से वो पर डिकेड से वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे ये बढ़ा है +20 आपने देखा होगा, फिर 40, फिर 40 आ रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन में जब आएगा तो समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है फेज प्लॉट में कि हाई फ्रिक्वेंसी रीजन होता है, लो हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में तो ये +90 हो जाता है, और लो फ्रिक्वेंसी रीजन में ये मतलब एट ज़ीरो फ्रिक्वेंसी पे ये ज़ीरो रहता है, और लो और हाई के बीच में ये 45 डिग्री रहता है, +45 डिग्री पर डिकेड रहता है। ऐसे ही जब हमारे पोल होंगे तो पोल के लिए सिंपल है, -20 dV पर डिकेड इसका मैग्नीट्यूड रहता है, -20 पर डिकेड इसका मैग्नीट्यूड रहता है। बाकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट होता है, और उससे पहले देखिए ज़ीरो हो, मैग्नीट्यूड कितना है 0 dB लाइन पे है, उसके बाद -20 आ गया इसका फेज़, -40 आ गया, ऐसे करके हम देखते हैं। और इसका जो फेज़ होता है, फेज़ 0 डिग्री पे होगा लो फ्रिक्वेंसी पे, और हाई फ्रिक्वेंसी में -90 हो जाएगा, उसमें कितना हो रहा था +90, और बीच में -45 रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स ज़ीरो का मतलब ये है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम अगर दे रखा है तो +40 dB पर डिकेड, +40 dB पर डिकेड रहेगा मैग्नीट्यूड का, और फेज़ का क्या रहेगा, फेज़ का आपका रहेगा +90 या हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में रहेगा, हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में रहेगा -180, और लो फ्रिक्वेंसी पे 0 रहेगा, उसके बीच में -90। देखिए सिंपल है, ज़ीरो में क्या हो रहा था, वहाँ पर जो सिंपल जीरो थे उनमें जो मैग्नीट्यूड क्या था वो +90 से बढ़ रहा था, यहाँ पे कैसे बढ़ेगा, यहाँ 40 से बढ़ेगा, और वहाँ पे जो एंगल था वो 90 से बढ़ रहा था, यहाँ कितना रहेगा -180, मतलब दुगना कर दो आप। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो फ्रीक्वेंसी थी मैग्नीट्यूड की वो -20 थी, अब कितनी हो जाएगी -40 हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड और जो फेज़ में था एंगल वो -90 था, अब कितना पहुँचेगा -180 पहुँच गया, और बीच वाला -90 और -90 रहता है। ठीक है, और उससे पहले 0, तो ये ध्यान दीजिएगा। बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट हम ड्रॉ करना सीखते हैं। कैसे हम ड्रॉ करते हैं, क्या आइए बताते हैं। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ जब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। देखिए करना क्या है, सिंपल समझिए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अब तक आपने पढ़ी सब भूल जाइए, पर ये मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई ट्रांसफ़र फंक्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका प्लॉट ड्रॉ करिए, तो आप पहले उसमें देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है, उसका ज़ीरो देखेंगे, ज़ीरो पोल कितने, ओरिजिन पे ज़ीरो कितने हैं, और ज़ीरो ओरिजिन पे पोल कितने हैं। फिर आप देखेंगे रियल ज़ीरो और पोल, मतलब सिंपल ज़ीरो जो पोल होंगे, फिर कॉम्प्लेक्स ज़ीरो और पोल देखेंगे। कांस्टेंट के का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो 20 log k से निकालेंगे। ठीक है, ओरिजिन पे जो होगा वो 20 log k होगा, और रियल ज़ीरो पे 20 log t क्या है, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी का टाइम पीरियड, और कॉम्प्लेक्स ज़ीरो का ±40 log ओमेगा n। प्लस सब के लिए ज़ीरोज़ के लिए आता है, और माइनस सब के लिए पोल के लिए आता है। ठीक है, और फेज़ प्लॉट में सिंपल है कि जो आपका कंट्रीब्यूट होगा ज़ीरो का वो ±90 डिग्री होगा, ज़ीरो और पोल का। ठीक है, ये आप देखिए। तो और यहाँ पर देखिए अगर फैक्टर 2 है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल हमारा ये है। देखिए इससे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है 2s s+1 और s+10। अब मुझे आप बताइए कि इसमें ज़ीरो पोल पे, पहले तो देखिए आप इसमें के बताइए, के की वैल्यू कितनी है 2, तो हमारा फैक्टर 2 आ गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20 log k 20 log 2, तो यहाँ पर वो वैल्यू मिल जाएगी जितनी भी होगी। 20 log 2 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी भी होगी, -26 dB होती है शायद। ठीक है, वो वैल्यू हम क्योंकि log 2 की वैल्यू जो होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे पोल ज़ीरो एट ओरिजिन या पोल एट ओरिजिन, तो यहाँ पे कोई पोल है एट ओरिजिन पे, 1/s का कोई टर्म नहीं है। क्या s का टर्म है ऊपर, तो हाँ s का टर्म तो है 2s, तो ये पोल एट ओरिजिन, ज़ीरो एट ओरिजिन है। इस पे क्या होगा, ±20 log ओमेगा करते हैं, तो ये पोल है या ज़ीरो है, ज़ीरो है, तो ये माइनस नहीं आएगा, ये क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 20 log ओमेगा।
तो 20 log ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी रहेगी, ओमेगा की वैल्यू तो 0, जो भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेगी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो स्लोप होता है स्टार्टिंग में वो कितना होता है, 20 dB पर डिकेट ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कोई और सिंपल जीरोस है नहीं है, इसमें पोल है सिंपल, -1 पे -10 पे, तो 1/1 + s फैक्टर है। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी, s+1 को 0 के बराबर पुट कर दो, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कितनी आई, 1 आई, या -1 या 1 कह लो, तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 1 है। तो एट ओमेगा 1 पर हम देखेंगे 20 log ओमेगा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, कितनी होगी, 0 dB, ठीक है। और उसके बाद बियॉन्ड 1 के बाद वो 20 dB पर डिकेट में पहुंच जाएगा, तो 20 -20 0 dB आ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए वो जो स्लोप, इस पहले स्लोप कितना है 20 dB, मतलब जो आपका स्लोप होगा वो कहाँ से चल रहा है, वो 20 dB पर डिकेट पे है, और उसके बाद वो 0 पे आ गया, ठीक है। वो किस पे आ गया, 0 पे, ऐसे आ गया कि ये 20 ये 40, तो 20 s बराबर s एक फैक्टर है, तो 20 से स्टार्ट होगा वो, और ये यहाँ से कहीं टर्न चालू हो रहा होगा, क्यों जो हो रहा होगा कि देखिए k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू हमारी 2 है, तो हमारा पहले स्लोप ऐसे स्टार्ट हुआ होगा, फिर s बराबर 0 है, तो यहाँ पे जो है वो 20 dB पर डिकेट पे आ गया, जैसे 26 dB यहाँ पर है, तो 20 dB पर यहाँ आ गया, फिर क्या हुआ, फिर 0 पे आ गया, क्यों, क्योंकि एक पोल है, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, उसके बाद बताता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे एक और पोल है, वो कितने पे है, s+10 पे, तो ओमेगा कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या होगी 10, तो 20 log ओमेगा 10 की वैल्यू रख दो, वो कितना आ जाएगा, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 20, तो 0 - 20, अब स्लोप क्या हो गया था, 0 हो गया था, तो 0 - 20 कितना हो गया, -20, तो स्लोप ऐसे चला जाएगा। तो हमारा प्लॉट क्या बनेगा, हमारा प्लॉट ये बनेगा कुछ, कैसे बनेगा, देखिए हमारी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, पहले ग्राफ हमारा स्टार्ट हुआ 20 log 2 से। 20 log 2 का क्या मतलब है कि हमने कोई हमारा कोई मैग्नीट्यूड था, ठीक है, हम कोई वैल्यू देख रहे हैं, तो हमने क्या किया 0.1 पे हम देखना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0.1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा ग्राफ है वो 0.1 से स्टार्ट हो रहा है, हमने 0.1 वैल्यू रख ली, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसके बाद वो 1 पे इतना हो गया, फिर 10 पे इतना हो गया, 100 पे इतना हो गया, और इस पर 0.01 पे माइनस इतना हो रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ कैसे निकालना है, 34 dB वगैरह आप वैल्यू पुट करके जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। ये रहा बोडे प्लॉट और ये रहा मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है, इनको समझने का यही तरीका है। अब फेस प्लॉट कैसे निकालेंगे, जो वैल्यूज़ ओमेगा की होगी और हम वो एंगल रखते जाएंगे, जो मैंने पीछे फैक्टर्स बनाए हैं, इसको आप करके देखिएगा, बड़े सिंपल है, ठीक है। ऐसे करके ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये ड्रॉ होगा। उसके बाद ये है पोल टू ट्रांसफ़र फंक्शन, ऐसे हम अगर ये ग्राफ दे रखा हो तो ट्रांसफ़र फंक्शन भी प्लॉट कर सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप ये आप करके देखिएगा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप ये प्लॉट दे रखा है और इसको समझिएगा, इससे हमें ट्रांसफ़र, आप देखिए ट्रांसफ़र फंक्शन से हम बोडे प्लॉट निकाल लेते हैं, अब हमें ग्राफ दे रखा है और हमें बोडे प्लॉट निकालना है, ये ऐसे करके बोडे प्लॉट निकाला है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये करना है कि इस ट्रांसफ़र फंक्शन से आप ये ड्रॉ करिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये था बच्चों बोडे प्लॉट के बारे में। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फिर से बताता हूँ, आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आप सिंपल जो आपके पास नोटबुक हो, कुछ भी बुक हो, उसमें आप ये जो है लिख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी से सारे क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, इट इज़ अ वेरी सिंपल, ठीक है। आपको अभी टफ लग रहा होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब एक बार कर लेंगे इसके क्वेश्चन तो आपको ईजी लगेगा। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, ठीक है, और फिर प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करिए, आपको जो भी बुक हो वो उस पर देखिए, फेस स्लोप बनाइए, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन मत देखिएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।